नमस्कार, मैं हूं आरजू और आप सभी देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के पहले वित्त मंत्री रहे रामचंद्र सिंहदेव अब हमारे बीच नहीं रहे। देर रात 2 बजे रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर में उनका निधन हो गया। लगातार 2 अटैक आने के बाद उन्हें रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर रखा गया था। शनिवार को बैकुंठपुर में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। डॉक्टर रामचंद्र सिंहदेव बैकुंठपुर से 6 बार विधायक रहे थे। उन्हें विधानसभा चुनाव का अपराजय योद्धा जाना जाता था। उनके कामों की कहानी कुछ यूं थी कि विरोधी भी उनके कायल हैं। मध्य प्रदेश शासन में जल संसाधन मंत्री व छत्तीसगढ़ में वित्त मंत्री के पद की गरिमा भी उनके पद पर रहने से बढ़ी थी। कोरिया के विकास के लिए उन्होंने हर संभव कार्य किए हैं। कोरिया कुमार अपने आप में एक ऐसी शख्सियत थे जिनके बारे में कुछ लिखना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। उन्होंने विकास के लिए लगातार मनन किया, योजनाएं बनाई और उनको अमल में लाने का प्रयास किया था। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह, बीपी सिंह, अर्जुन सिंह जैसे दमदार शख्सियत के साथ कोरिया कुमार उर्फ कुमार साहब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सहपाठी रहे थे। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। कुछ समय पहले हमने श्री सिंहदेव जी से कई मुद्दों पर बातचीत की थी। उस दौरान उन्होंने हमारे कई सवालों पर बेबाक जवाब दिया था। श्री सिंहदेव जी ने कहा था पद पाने के लिए उन्होंने कभी भी राजनीति नहीं की थी। राजनीति को हमेशा से उन्होंने जन सेवा के नजरिए से देखा है। आइए अपने ज़हन में एक बार फिर से उनकी यादें ताज़ा करते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो ये नसबंदी मामले में आपकी अपनी राय क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, दवाई सरकार ने दी, तो 2 तरह से उसको देखना पड़ेगा कि ऑपरेशन सही हुआ कि नहीं, और जो दवा थी उससे कितना क्या कहते हैं लोगों का जो मौत हुआ। तो सरकार तो दवाई सप्लाई की, तो इसमें तो सरकार का जिम्मेदारी है, उससे छूट नहीं सकते। डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, यदि ऑपरेशन में कोई गलती हो तो डॉक्टरों का वो है, परंतु दवाई अगर क्या कहते हैं, आज तो ये हो गया कि जितने लैब में ये दवाई गई उसमें सब में क्या कहते हैं वो जहरीली तत्व थी, तो सरकार की जिम्मेदारी तो छूट नहीं सकती। आपने दवाई खरीदी, आपने सप्लाई किया, तो आप किए। अब डॉक्टर का अगर ऑपरेशन करने में है तो उस हद तक उसकी गलती है। देखिए, ऐसा है, हम मूक नहीं बन के बैठे रहेंगे, आंख बंद करके बैठे नहीं रहेंगे, कान बंद करके। इतने आदमी मरे हैं, इसमें राजनीति का क्या सवाल है? सीधा जनता पूछ रही है, कांग्रेस नहीं पूछ रही, जनता पूछ रही कि क्यों आदमी मरे। आपने जो दवाई दी उसको आपकी गलती के लिए आपको क्या कहते जनता के सामने खड़ा होना पड़ेगा। राजनीति का कोई सवाल ही नहीं है। आर्थिक स्थिति तो बहुत ही क्या कहते हैं चिंताजनक है। इन्होंने खर्चे बढ़ा लिए, आमदनी बढ़ाई नहीं, और आगे चल के तो और भी तकलीफ आएगी। इलेक्शन जीतने के लिए इतने सारे इन्होंने हथकंडे किए जिसमें पैसा ना जाए, पैसा खर्चा हुआ बिना
कोई उसके फ़ायदा के, केवल इलेक्शन जीतने के लिए बहुत सारे उन स्कीमों में बहुत पैसा, उस स्कीम में बहुत पैसा। मैं तो 3 साल था छत्तीसगढ़ का फाइनेंस मिनिस्टर। बंद करो यार को, केंद्र से कांग्रेस सरकार ने बहुत पैसा दिया। मैं था तो मुझे 800 करोड़ मिलते थे, 16 योजनाएं थी केंद्र की। आज इनको 12,000 करोड़ साल में मिलता है। 10 साल में करीब 1 लाख करोड़ मिला, उसका ये हिसाब भी नहीं दिए। और आज जो स्थिति बनी है इसीलिए बनी है कि इन्होंने कभी ये नहीं देखा कि ये जो अनाउंसमेंट करते हैं उसके पीछे कितना, क्या कहते हैं, खर्चा लगेगा। अब आगे स्थिति और गंभीर होने वाली है, एक चीज़। दूसरा, इनके जो आमदनी के स्रोत थे कम से कम 2-3 हज़ार बढ़ सकते थे यदि ये सही रूप से उन पर क्या कहते करते। तभी इनका जो खर्चा है वो तो राजाशाही है। मेरे समय में एक गाड़ी थी, क्या कहते, सफारी स्पीकर के पास एक गाड़ी, आज सैकड़ों गाड़ी है। हमारा एक गाड़ी के चलते आज एक सेक्रेटरी के पास 4-4 बड़ी गाड़ी हैं। तो ये तो राजाशाही है। ये कोई, क्या कहते हैं, गरीब का प्रदेश में इस तरह का करना मैं तो समझता हूँ बहुत ही अन्यायपूर्वक है। दूसरी, जो असमानता बढ़ती जा रही है साधारण आदमी में और ऊपर के 2% में, ये बहुत घातक होगी। ये जनता ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेगी। मंत्रिमंडल में जब भी कभी विस्तार हुआ है छत्तीसगढ़ में, कभी कोरिया का चेहरा नहीं आया है। क्या उपेक्षा होती रही है, आप मानते हैं? देखिए, 3 साल तो ऐसा है, मेरे ऊपर आरोप था कि सब पैसा कोरिया ले जा रहे हैं। विधानसभा में आरोप था कि मैंने किया भी। अब क्या, पिछले 10 साल में यहाँ अपेक्षा तो हुई, परंतु यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने भी कुछ कोशिश नहीं की कि यहाँ का विकास हो। दोनों की गलती है। जनप्रतिनिधियों ने विकास की तरफ नज़र नहीं डाली। चावल योजना पे अब केंद्र का साया मंडरा रहा है। केंद्र सरकार जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो चाहते हैं कि ये जो चावल योजना चल रही है 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये किलो, उसको बंद किया जाना चाहिए। आदमी निकम्मा हो रहा है। आपकी क्या राय है? देखिए, गरीब को मदद करना चाहिए। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि केवल सरकार की तरफ अपना, क्या कहते हैं, सरकार की मदद से आगे बढ़ने की। उसको अपना भी करना होगा, उसके लिए सहयोग दे सरकार। परंतु ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि उसको वो देखे कि सब कुछ हमारे लिए सरकार करेगी। अजीत जोगी हमेशा से अपने कुछ अलग अलग का, देखो पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा। नो पॉलिटिकल टॉक। आप ये पूछे आगे किसान का क्या होगा। पॉलिटिक्स नहीं करूँगा मैं, पॉलिटिक्स बात नहीं करूँगा। आप ये पूछो ना, आप इतने साल से राजनीति, नहीं, आप ये पूछो ना कि आगे किसान की, इस साल मेरे हिसाब से 30-35% किसान का धान सरकार खरीदेगी। इससे ज़्यादा नहीं, बहुत होगा तो 40% वो खरीदेगी 13 रुपये 75 पैसे पे। इन्होंने वायदा किया था 21 रुपया और 3 रुपया, 24 रुपया। तो 24 रुपया के अगेंस्ट ये 13 रुपया 75, तो ये तो बहुत बड़ा समझ लीजिए अन्याय समझिए। दूसरा, वो जो 60% बचेगा वो क्या होगा? वो मार्केट में आज 11-12 रुपये में बिक रहा है, और जैसे धान की फसल और आएगी वो और घट के, क्या कहते हैं, घट सकता है। इस हालत में किसान के घर से पैसा जाएगा, वो कमाएगा नहीं। 40% धान खरीद के और 60 जो बाकी है उसका मूल्य नहीं मिलेगा, तो अगले साल किसान ये हाइब्रिड वगैरह बोने में उसको हिचक होगी। आज मजदूरी बढ़ गई, फर्टिलाइज़र का दाम बढ़ गया, इसका बढ़ गया, और धान का दाम गिर गया। तो किसान इस साल कर्जायित होगा। अगले साल वो क्या करेगा? तो किसान का भविष्य अंधकारमय है। ठीक, देखिए, राजनीति तो मैंने छोड़ दी। विकास 45 साल का अनुभव है, ज्ञान है। छत्तीसगढ़ ने और प्रदेश की सरकारें भी हमसे सलाह लेती हैं। बंगाल का है, अरुणाचल है,
ये, परंतु सवाल ये उठता है कि विकास को समझने का नेताओं को क्या कहते हैं कैपेबिलिटी हो कि विकास किसे कहते हैं। विकास माने कि आगे के 50 साल के लिए सोचना पड़ता है, वो सोचने में किसी की शक्ति नहीं है। इसलिए जो काम हो रहा है वो ऐसा हो रहा है कि जो 2-4 साल या इलेक्शन के लिए फ़ायदा हो। सिंचाई से छत्तीसगढ़ का कल्याण होगा, 80% लोग गांव में रहते हैं किसानी का, परंतु दुख के साथ कहना पड़ता है कि सिंचाई का रकबा बढ़ रहा है इनके खातों में। पुरानी योजनाओं की सिंचाई क्षमता आधी हो गई है, रख रखाव नहीं है, गेट लीक कर रहा है। तो ये जो समस्या है कि पुराने योजनाएं जो बनी हैं उनका रख रखाव नहीं करने से रकबा घट रहा है, ये बहुत ही चिंताजनक की बात है। आपने एक किताब के जरिए भविष्यवाणी की थी कि जम्मू कश्मीर में बाढ़ आएगा। जम्मू कश्मीर नहीं, ये आपका मैंने उसमें लिखा था ये श्रीनगर वो बात सही हो गई। देखिए सन 82 में मैंने एक किताब लिखी थी, उसका अंग्रेजी में टाइटल था सिविलाइजेशन इन अ हरी और हिंदी में उसकी अनुवाद हुआ सभ्यता हड़बड़ी में। 1 महीना वो किताब छपी तो पार्लियामेंट के पब्लिक अकाउंट कमेटी ने मुझे बुलाया पार्लियामेंट के। तो उस वक़्त मैंने अक्टूबर का 1982 में पार्लियामेंट के सामने मैं हाजिर हुआ। उस वक़्त मैंने कहा था कि डल लेक सिकुड़ता जा रहा है, इतनी मिट्टी भर रही है कि उसमें जो पानी संग्रहण की जो क्षमता है वो हर साल घटती जाती है। 21 किलोमीटर से घट के 12 किलोमीटर 82 में हो गई। तो जब पानी वो क्या कहते संग्रहण नहीं कर सकता तो वो पानी बाहर जाएगा, जो पानी बाहर जाएगा उससे क्या कहते हैं वो बाढ़ आएगी। वहाँ के पहाड़ों की जंगल कटने से मिट्टी बहुत आने लगी। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में उस वक़्त सतीश अग्रवाल चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि ये जो आप कह रहे हैं, तो मैंने कहा ये सब बांध दिए, मतलब श्रीनगर में इतनी तेज़ी से पटाव हो रहा है। वही हुआ सन 82 में। उस वक़्त हंसते थे लोग, ये क्या बोल रहा है, कोई ने मेरी बात गंभीरता से नहीं ली थी। अब आज जब जो वो बात सही हो रही है तो क्या रिएक्शन आया? रिएक्शन क्या है अब समझ में आ रहा है कि क्या कहते हैं, कोई भी बांध का अगर क्षमता कम होती है संग्रहण की तो पानी जो है वो बाढ़ के रूप में क्या कहते हैं बाहर आएगा। वर्तमान समय में राज्य की 2 बड़ी योजना, रमन सरकार की 2 बड़ी योजना, मध्याह्न भोजन जो स्कूल में चलाया जाता है, निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं जो कराई जाती है, वो आपके रियासत कालीन के समय में भी रहा। ऐसा है। अभी आप क्या मानते हैं? देखिए सन 41 में पिताजी ने जितने स्कूल थे अप टू 8 उसमें गुड़ और चना बांटते थे। वो पौष्टिक भी है और हाइजीनिक भी है। तो ये तो 41 और डॉक्टर हर स्कूल में जाते थे, बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाते थे और फिर उसके बाद जैसा होता था साल में एक बार जाते, हाथी में जाते थे, कहीं घोड़े से जाते, सड़क तो थी नहीं। और पिताजी हर स्कूल साल में 2 बार जाते थे। तो ये जो योजना खाना की थी, ये क्या कहते ये काकुचले, ये तो सन 41 में क्या कहते हैं लागू हुई थी। और बच्चों का क्या कहते हैं आप कहते हैं ये हेल्थ कार्ड। और एक चीज़ है जो आपको ने, ये जो चिरमिरी, मनेनगढ़ और बैकुंठपुर में 5th क्लास तक कंपलसरी एजुकेशन था। सबसे ज़्यादा यहाँ जो प्राथमिकता थी कोरिया स्टेट में राजा रामानुज प्रताप सिंह देव की, वो थी क्या कहते हैं शिक्षा आदिवासी। और कोरिया के बाहर जो लड़का जाएगा फ्री, और कोरिया के भीतर पाठ्यपुस्तक, किताब, कपड़े ये आदिवासी बच्चों को दिया जाता था। और 2 चपरासी रहते थे जो लड़कों को स्कूल लाते थे, उनको यहाँ के भाषा में लड़का पकड़ कहते थे, क्योंकि फादर ये चाहते थे कि भाई बच्चा स्कूल आए तो थोड़ी कड़ाई करनी पड़े और स्कूल में उसको खाना मिले तो उसको ये लगे कि भाई अब हमको। तो यहाँ का तो एजुकेशन सिस्टम समझ लीजिए हिंदी आज भी पूरा नहीं हुआ है। तो
तो इसको क्या मानते हैं कि अभी भी जो सरकार कर रही है ये उसी का नकल तो नहीं है? नकल तो है, परंतु जो अभी है उसको भी सही रूप से नहीं चला रही है। 47 में न्यूनतम वेतन कोरिया स्टेट में लागू हुआ, उसका नाम था कोरिया अवार्ड। उसमें क्या था, कितने घंटे कुली काम करेगा, कितना कोयला निकालेगा, कितना उसको पैसा मिलेगा, उसके कानून के अंदर क्या कहते हैं। दूसरा बोनस, तीसरा प्रोविडेंट फंड और एक वेलफेयर फंड था, जिससे क्या कहते हैं सस्ता अनाज दिया जाता था। ये चिरमिरी में था और मनेनगढ़ में 2 ही खदान थे। ये हिंदुस्तान का पहला अवार्ड है और आज छत्तीसगढ़ सरकार ने एक श्रमवीर अवार्ड दिया है 2 लाख का, इसी के लिए कि कोरिया में पहली बार हिंदुस्तान में मिनिमम वेजेज एक्ट हुआ। सन 54 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोल वेज बोर्ड कमेटी बनाई, जिसके मिस्टर मुजुमदार चेयरमैन थे। वो कमेटी का जो बुनियाद थी वो कोरिया अवार्ड थी। कोरिया अवार्ड के तहत उसको बनाया गया। तो अभी मैं आपको एक चिट्ठी दूंगा कृष्णपाल सिंह की, जिन्होंने ही वॉज ए लेबर लीडर, यहाँ मंत्री थे, फिर गवर्नर हुए वहाँ के आपके गुजरात की। उनकी चिट्ठी है, वो मैं आपको दूंगा। तो उसमें मैं तो कलकत्ते में था, बहुत कम्युनिस्ट पार्टी में था, ज्योति बाबू से दोस्ती था जो चीफ मिनिस्टर थे बहुत दिन तक। तो उनको मैंने कहा, बंगाली में बोलूं कि हिंदी में? जैसा ज्योति दा, तुम्हार लाल झंडा ते मिनिमम वेजेज एक्ट इंडिया ते होय नहीं, राजा राजमहल ते मिनिमम वेजेज एक्ट होय छे। बाबा अमर राजा रामानुज प्रताप सिंह 1947 में अवार्ड करे छे। तो ज्योति बाबू बोले, तुम्ही बाजे कथा बोल छो। तो मैं कहा, बाजे कथा तो नहीं, आपने मुजुमदार अवार्ड आपने पढ़ुन और तारपरे अपना संगे कथा बोलबो। तो 2 महीने बाद मिले। तो मैं कहा, ज्योतिदा कि अरे तुम्ही तो सत्य बोल ले, राजा राजमहल ते होय छे, तुम्हार बाबा तो विलक्षण लोग। तो हमें बोललाम, खाली लाल झंडा था नहीं, राजा था। हमार बाबा राजा सबसे प्रथम गरीब और वर्करेर चिंता करते। वो किताब दूं, लौटाओगे? पढ़ के जी। कोरिया का इतिहास आपकी नज़र में क्या है? देखिए, हमारे जो पूर्वज थे वो मैनपुरी के थे, ये आगरा के पास है। और हमारा जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के जनरल थे। उनका नाम था खंडा राय। 2 जनरल थे, चामुंड राय और खंडा राय। तो हम लोग उनके वंशज के हैं। ये 17वीं शताब्दी में हम लोग के पूर्वज गए थे जगन्नाथपुरी लौटते हुए। लौटने के बाद इसी रास्ता से आ रहे थे, तो यहाँ एक कोल राजा था, उसको परास्त करके हम लोगों ने राजधानी बनाई। एक गांव था चिरमी, और दक्षिण में कोल राजा था। उत्तर में क्या कहते हैं बालंदों का राज था। बालंद ये सीधी के थे, ये उत्तरी सरगुजा, उत्तरी कोरिया का इनका राज था। तो पहले हमारे पूर्वज थे, उनका नाम था धारामल शाही। यूपी में चौहानों का टाइटल शाही होता है, शाह नहीं, शाही। तो धारामल शाही ने यहाँ चिरमी से, फिर वो धौरपुर एक जगह है वहाँ, नगर से फिर वो क्या कहते हैं सोनहत राजधानी हुई। तो हमारा ये 14वां पुष्ट है। और हम लोगों के जो पूर्वज थे उन्होंने हमेशा यहाँ की जो रीति रिवाज थी आदिवासियों की, उसको हम लोगों ने भी ग्रहण किया। अपना तो था, उसके अलावा यहाँ का जो रीति रिवाज था, और हमेशा कोशिश की कि आदिवासियों को आगे बढ़ाया जाए। ये बैकुंठपुर में राजधानी 1900 में आई, और हमारे बाबा राजा प्राण सिंह यहाँ के राजा हुए। तो उनके 1909 में देहांत हो गई। तो हमारे पिताजी
9 साल के थे वो बड़े हुए और वो 1925 में गद्दी संभाले। वो हमारी माता झारखंड में छोटा नागपुर रियासत है वहाँ की थी। फादर 1924 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए। उस वक़्त से ये जो अमेठी हैं तो हमारे पिताजी के सगे मौसा, सगे साढ़ू, मेरे मौसा, तो उनके थ्रू पंडित नेहरू से मुलाकात होती रहती थी, मदन मोहन मालवीय से। सन 25 में पिताजी ने यहाँ राज्य संभाला। राज्य संभालते के साथ उन्होंने पहला काम किया सड़क, शिक्षा, हेल्थ, और सन 28 में चिरमिरी कोलरी खुली। सन 28 में झारखंड खोला। तो खोलने के पहले पिताजी दिल्ली में वाइसराय से मिले कि हमें खदान खोलनी है, रेलवे लाइन जाएगी तभी हम खदान खोल सकते हैं। तो उस वक़्त क्या कहते हैं सन 30 में रेलवे लाइन बनी। दोनों खदानें, एक टाटा की भी खदान थी और उसके बाद नई नई खदानें चिरमिरी में खोलती गई। और सन 46-47 में पिताजी ने सोचा कि जो श्रमिक हैं इनका दोहन हो रहा है, इनका शोषण हो रहा है कोयलरी वालों को। तो उन्होंने फिर अपना कानून बनाया जिसको कहते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट का कोरिया अवार्ड। कितने घंटे कोई काम करेगा, महिला खदान के भीतर नहीं जाएगी, कितना कोयला का काम करेगा तो क्या पैसा मिलेगा, बोनस क्या मिलेगा, प्रोविडेंट फंड क्या मिलेगा, वेलफेयर, चावल ओगल सबको क्या कहते हैं सब्सिडाइज जो आज कह रहे हैं वो फादर ने 47 में शुरू कर दिया था। 46 में यहाँ पंचायती राज भी हुआ। और क्या कहते हैं जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था सन 31 में, तो पिताजी गए थे गांधी जी के साथ दिल्ली कहता हूँ वहाँ आपका लंदन। तो वहाँ वो मिले हैरोल्ड लास्की से जो उस समय विश्व के सोशलिस्ट लीडरों में सबसे बड़े माने जाते। तो उनसे मिलते जब कभी जाते उनसे वो समझ गुरु की तरह क्या कहते हैं रखते थे। और सन 47 में क्या कहते जब मर्जर हो रहा था तब पिताजी ने राजाओं को भी समझाया कि देखो एक युग चला गया, अब राजाशाही नहीं चलेगा, अब आप गणतंत्र में आइए। तो अपने सरदार पटेल के साथ सहयोग करके उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राजाओं को समझाया कि आप अब विलय कर लीजिए। 47 में अंग्रेज़ों ने हम लोगों को स्वतंत्र कर दिया था। ये था हिंदुस्तान में रहो पाकिस्तान में रहो। और उस वक़्त एक बड़ी विचित्र घटना हुई। उसको बस्तर के राजा महाराजा प्रवीण चंद्र भंजदेव को निज़ाम की तरफ से एक आदमी भेजा गया कि हैदराबाद और क्या कहते हैं आपका बस्तर मिल के एक स्वतंत्र राज बनाओ। उस वक़्त 18,000 स्क्वायर किलोमीटर और बस्तर का राज था बस। तो ये क्या कहते हैं जो चल रहा था कि अगर हैदराबाद और बस्तर तो एक स्वतंत्र राज बनाए, बहुत ख़तरनाक। तो महाराजा प्रवीण चंद्र भंजदेव ने रायपुर आए, पिताजी से मिले, पिताजी से कहे कि ऐसा ऐसा है और वो हम मुझे प्रलोभन भी दे रहे हैं कि जो कहोगे वो हो जाएगा। तो पिताजी ने कहा ऐसा करो, तुम्हारे ऊपर तो दबाव पड़ सकता है, तुम ये काम करो, मैं तुम्हारा इंतज़ाम कलकत्ता में होटल में कर देता हूँ। 1 हफ्ता तुम वहाँ होटल में अज्ञातवास टाइप रहो, ज़्यादा घूमो नहीं, यहाँ हो सकता है दबाव डाल के क्या कहते हैं। तो कलकत्ता में स्पेंसर होटल है राजभवन के पास, वहाँ उनका इंतज़ाम हुआ। 1 हफ्ता वहाँ रहे। फिर फादर यहाँ से चले गए सरदार पटेल के पास। सरदार पटेल से उन्होंने कहा ऐसा ऐसा है। तो सरदार पटेल ने पूछा कि राजा कहाँ है, महाराजा बस। तो उन्होंने कहा देखिए उसको मैं सुरक्षित रखा हूँ, उसमें हमको कोई समस्या नहीं है, आपको तो कह ले आओ मेरे पास। तो फिर जब 1 हफ्ता हो गया तो रायपुर आए, रायपुर से फिर नागपुर, नागपुर से हवाई जहाज़ से दिल्ली महाराजा प्रवीण चंद्र भंजदेव को सरदार पटेल के पास ले गए। तो सरदार पटेल ने कहा, पीठ ठोका, कहा प्रवीण चंद्र जी आप
देशभक्त हो, आपने हमको आगाह कर लिया, अब आप चिंता मत करिए, अब मैं आगे संभाल लूँगा, अब आपको कोई दबाव भी नहीं पड़ेगा, ना आपको कोई अब वो है, अब मैं देख लूँगा। उस वक़्त पिताजी ईस्टर्न स्टेट्स एजेंसी कहलाती थी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, बंगाल में कूच बिहार और त्रिपुरा, ये ईस्टर्न स्टेट एजेंसी थी। इसके पिताजी वो थे, प्रेसिडेंट थे। उस तरह से उन्होंने राजाओं को भी समझाया कि क्या कहते हैं अपना है। फिर सरदार पटेल ने जो राजा साहब से कहा वो बड़ा, सरदार पटेल ने कहा राजा साहब आप दुखी हो, आपका राजपाट जा रहा है, ये तो स्वाभाविक है, आप 1000 साल से राज किए हो आप, परंतु एक दूसरा मुद्दा सोचो, आप कोरिया का क्यों सोचते हो? आप ये क्यों नहीं सोचते कि आप हिंदुस्तान का राज कर सकते हैं अगर प्रजातांत्रिक तरीके से? मैं भी तो छोटे से गांव का हूँ, पहुँचा, आप लोग तो 1000 साल से आप लोगों के खून में है शासन चलाना, तो आप इस दिशा में सोचो कि कोरिया तो नहीं है, परंतु आप पूरे हिंदुस्तान के लिए क्यों नहीं काम कर सकते? तो पिताजी ने कहा आपने जो कहा वो ठीक है, मगर मेरी उम्र है, और फिर ऐसा है कि अब हम लोग राजाशाही रहे, करने का तरीका है और रहते, तो मगर मेरे लड़के जो हैं उनको अगर कोरिया की जनता बुलाएगी तो वो राजनीति में आएंगे, अब मेरे लिए क्या करें? फिर उनको गवर्नरशिप ऑर्डर हुआ, तो उन्होंने कहा देखिए मैं मूर्ति की तरह नहीं रह सकता, मैं राजा रहा, कलम की ताकत थी, अब मैं गवर्नर क्या, वो मूर्ति तो ऐसा। तो उसके बाद 54 में ही डाइड, ही वॉज वेरी यंग, ही वॉज 54। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं कलकत्ता में बिज़नेस करने लगा, मैं और छोटे बड़े भाई, फिर 16 साल बिज़नेस किए, अच्छे किए, कोयला खदान भी था, बॉक्साइट का था कलकत्ता में, राइस मिल का। फिर एक दिन मुझे चिंता हुई कि मैं शादी तो कर नहीं रहा हूँ, क्या करूँगा पैसा, तो क्या कहते हैं ऐसा करूँ कि मैं चलूँ। तो भाई से कहा, मैंने कहा कैसे मैं संभालूँगा, तो सब तुम चले जाओगे ऐसा? कहे दो तीन दिन तुम सोचो। 3 दिन के बाद फिर मैं गया, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम राजनीति में जाना चाहते हो, तो हमारे भाई का नाम था महेंद्र प्रताप सिंह देव, तो तुम एक चीज़ का मुझे वायदा करो कि तुम कोई क्या कहते हैं बिजनेस नहीं करो, क्योंकि कोई नेता अगर बिजनेस करेगा तो ईमानदारी कहीं ना कहीं उसकी क्या कहते खटक जाएगी। तो उन्होंने कहा तुम विश्वास हमको, मैंने कहा ठीक है, मैं भाई मेरे पास पैसा उसका ब्याज से चलेगा, वो चलेगा, मैं कर लूँगा कोई। उनका वो छोड़ के मैं यहाँ आया। यहाँ मैं आया था पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए, सीधी से जुड़ा हुआ था कोरिया। मिला, अर्जुन सिंह मेरे साथ पढ़े थे इलाहाबाद में, तो उसके बाद आखिरी में कट गया। तो मैं कहा भैया मैं एमएलए नहीं लड़ूंगा, भाई खैर कोई बात नहीं, मैं एमएलए। तो इलेक्शन में उस वक़्त बैकुंठपुर विधानसभा में 64,000 वोट थे, 40,000 कुछ वोट पड़े, 34,500 वोट मुझको मिले। मतलब आप समझ लीजिए कि 4-5 हज़ार में सब सिमट गए। वो शायद हिंदुस्तान का इतिहास होगा, परंतु वो वोट मेरे नहीं थे, वो मेरे पिताजी के वोट थे। यहाँ के 25-30% लोग तो मुझे क्या कहते हैं पहचानते भी नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि मेरे पिताजी का क्या वो रहा होगा प्रेम यहाँ के लोगों को, कि उनके लड़के को इतने भारी बहुमत से, जबकि वो जानते थे कि इनको बाहर रहते हैं, उनको ये आशा बन गई कि जैसे राजा साहब ने हम लोगों को विकास किया वैसे उनके लड़के भी कर सकते हैं। आप जिस समय जल संसाधन मंत्री थे, देश विदेश में आपकी ख्यातियाँ हुई, क्या था काम करने का तरीका? देखिए, काम करने का तरीका तो नहीं था, सोच थी। सोच ये थी कि बड़े बड़े बांध बनते थे, भाखड़ा नंगल। मेरी ये सोच थी कि बड़े बांध नहीं बनने चाहिए, वो विनाशकारी हैं। और कोई इंजीनियर नहीं बताता कि एक जो बांध होता है वो सब दिन के लिए नहीं होता, उसका यूज़फुल लाइफ होता है। क्यों? उसमें जो मिट्टी भरती जाती है तो जल का जो संग्रहण है वो कम होता है। तो मेरा कहना यही था कि बड़े बांध मत बनाओ, छोटे बांध बनाओ। तो ये जो मैंने कहा, ये विश्व में पहली बार
इस तरह की सोच हुई कि बड़े बांध विनाशकारी हैं। देखिए कोई भी बड़ा भी बांध हो 100-150 साल से ज़्यादा उसकी नहीं, तब तक वो मिट्टी भर जाती है। अमेरिका में अब बांधों को बारूद लगा के बस्ट किया जा रहा है, क्योंकि उसमें पानी ग्रहण की क्षमता नहीं है। तो वो भी हमारे साथ उसके मेरा ये किताब उताब पढ़ के वो भी आई थी मेरे पास, मेधा पाटकर, उस वक़्त मैं वाइस चेयरमैन था, वो नर्मदा। तो मेरा अभी भी ये कहना है कि बड़े बांध विनाशकारी हैं। वीपी सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे, ये आपके यहाँ यूपी के, तो हमारे उनके बड़े भाई मेरे साथ थे जज साहब, ये तो इनको मैंने कहा देखो ये मत बनाओ, क्या कहते हैं, टेहरी डैम गंगा के ऊपर। ये एक तो यहाँ भू अर्थक्वेक का क्या कहते हैं संभावना जो जोन है, कमज़ोर जोन है। दूसरा ये इतना है कभी यहाँ वो पहाड़ फट के गिर जाएगा तो अवरोधित हो सकता है, और फिर अगर फूटा तो दिल्ली तक इसका पानी पहुँचेगा। उन्होंने मेरा कहना तो नहीं माना। अब वहाँ अर्थक्वेक तो होता है। बरगी डैम में जिस साल वो पूरा हुआ, जबलपुर में ज़बरदस्त भूकंप आया। तो जब आदमी बड़ा बांध बनाता है तो उतना पानी का जो वजन आता है, मिलियंस ऑफ टन्स, उससे ज़मीन में कोई प्रतिक्रिया होती। ये हर चीज़ का एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो हम जब इतना पानी, यही होगा सरदार सरोवर में। इनको भी मैंने कहा था कि क्या कहते हैं, मगर यहाँ पता नहीं क्या है, बड़ा 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 जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में अगर कहिए गाइगेंटिज्म, मतलब छोटा, तो बड़ा से बड़ा तो है, तो बड़ा विनाशकारी है, तो क्यों बना रहे हो भाई आप? 100 साल में ये बांध बन जाएंगे, फिर क्या होगा हिंदुस्तान का? मेरी किताब आपको दूंगा मैं, तो पढ़ के फ़ोटोकॉपी करके दे दीजिएगा, उसमें ये सब लिखा है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी वालों को यही कहा उस वक़्त। तो मैंने और भी कहा था कि विश्व में जो लड़ाई होंगे वो पानी के लिए होंगे। एक नदी 3 देशों को पार करके जाती है। और ये भी कहा पंचायत में भी लड़ाई होगी कि मेरा जो नाला जा रहा है हम दूसरे पंचायत को न जाने दें। अब भाई जो चीज़ की कमी होगी तो उसके लिए फिर तो आदमी क्या कहते हैं, संघर्ष तो होगा ही। तो मैंने 3 घंटा, सतीश अग्रवाल थे, तो अब उस वक़्त तो कोई मेरा समझे ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। आने के पहले मैंने ये कहा था कि जो आपके जो सबसे बड़े इंजीनियर हैं उनको आप रखिए कि मैं अगर कोई गलत बात कहूँ तो वो लोग उसको क्या कहते हैं, मुझे टोक दें। कोई ने नहीं टोका। और आज वही है, मैंने कहा था प्लास्टिक के बैग में पानी बिकेगा, बोतल में बिकेगा, हो रहा है। अभी तो और बहुत कुछ आने को है। फिर हमने कहा कि जो जल प्रदूषण हो रहा है और जो ज़मीन का जल है उसका प्रदूषण, तो आपको ये समस्या सबसे बड़ी आएगी, उस प्रदूषित जल को कितना साफ करोगे? और जो ज़मीन के नीचे जो प्रदूषण जा रहा है भूजल को, वो तो कर ही नहीं सकते। तो अगले 50 साल में तो विश्व में ऐसी समस्या हिंदुस्तान के तौर कि जल भी होगा तो वो प्रदूषित होगा। नदी में आप अब देखते हैं ना, इसको साफ करो उसको, ये तो मैं तो सन 82 में कहा था। तो मेरी जो सोच है आज भी वही सोच है, छोटे बांध बनाओ, ये बड़े बड़े बांध बना के ये क्या कहते हैं देश का क्या कहते हैं ऐसी हालत ना करो कि जब ये बांध में मिट्टी भर जाए तो पानी कहाँ जाएगा? फिर तो नदी अपना रास्ता भी बदल सकती है। तो ऐसा है कि आज भी मान तो रहे हैं, समझ रहे हैं, मगर गति वही है बड़े बांध की तरफ। कोरिया के इतिहास को लेकर आपने कई किताबें लिखी। नहीं, ज़्यादा नहीं लिखी हूँ, एक ही है, मैं आपको दूंगा अभी उसको, मगर फ़ोटोकॉपी करके लौटा देना, और सिंचाई का भी दूंगा। मैं जो बताया ना कि हम लोग मगर अब नहीं पता लग रहा है कहाँ से हम लोग आए। इतना ज़रूर जानते हैं कि पृथ्वीराज के जो जनरल थे उसके हम लोग वंशज हैं। भैया थान और हम एक हैं, बड़े भाई भैया थान हैं, छोटे भाई हम लोग हैं। 2008 के बाद आपने राजनीति से संन्यास ले लिया, चुनाव नहीं लड़े, क्या कारण था? एक तो उम्र थी, 2003 में भी मैंने, और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था कि अब डेमोक्रेसी नहीं रह गई। जिसके पास पैसा है या जो किसी जात का है, आज भी जो टिकट वितरण होते हैं वे तुम कितना खर्चा करोगे?
तुम कौन जात के हो। तो मैं तो कभी, देखिए पहला इलेक्शन में तो चाय भी नहीं पिलाया, लोग खुद ही आते थे, घूमते, और मेरे स्वाभिमान के खिलाफ है कि मैं किसी को प्रलोभन दे के वोट लूँ। मैं राजनीति में घर का पैसा खर्चा किया हूँ, बहुत खर्चा किया हूँ, कभी कोई से क्या कहते हैं वो। दूसरा, जो जनता थी उसके भी एक परिवर्तन आ गया कि पॉलिटिक्स में हम आए और कमाएं। तो लोगों में भी ये होने लगा कि राजनीति एक धंधा है। मैंने पेपर में बहुत साल पढ़े थे। तो राजनीति जब धंधा हो गया, जब राजनीति में आदमी पैसा लगाए और निकाले, और वोटर भी क्या कहते मांगे, आप जैसे गए क्या लाए हो, तो इतना स्वाभिमान करके खो के मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। ये भगवान ने मुझे अकल दी, एक्सपीरियंस दिया है, तो उसका लाभ क्या कहते हैं डेवलपमेंट, विकास के लिए करें। काहे को हम एक एमएलए बन के क्या कहते हैं गलत काम करें। आज तो यह हालत हो गया है, गांव-गांव में क्या कहते हैं इलेक्शन में बकरा कटता है, दारू करता है। कोई आता है इलेक्शन वाला तो कहते हैं अरे मेरा जन्मदिन है, हम मना रहे हैं, तुम कौन हो, भागो यहाँ से। तो इतना खर्चा बढ़ गया है, इस तरह का जो नीयत बदल गई है। जो आदमी जो स्वाभिमानी होगा, विद्वान होगा, ईमानदार होगा, वो क्या कहते हैं अब राजनीति करने में उसको तकलीफ होगी, क्योंकि वो जनता भी क्या कहते उसका वो सम्मान नहीं करती। हम काम कराएंगे, तुम हमको कहोगे, विकास करेंगे, सब करेंगे, परंतु ये कहो कि इलेक्शन में तुम्हारे क्या कहते हैं हाथ जोड़ के खड़े रहें और कहें कि क्या कहते हैं वो हमसे पूछो तुम कि क्या लाए हो। तो ये तो पंचायती राज में पंच तक पहुंच गया। तो कहाँ का राजनीति है, कहाँ की गणतंत्र है, प्रजातंत्र तो रह ही नहीं गया। 1.1% पीपल कंटेस्ट इलेक्शंस इन इंडिया। तो कहाँ का डेमोक्रेसी है, कहाँ का प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र तो होता है का फर्स्ट प्रिंसिपल है इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। कहाँ है, कहाँ। अच्छा, जो पैसे वाले आएंगे तो कानून भी बनाएंगे अपने हित का, वो गरीब का टुकड़े देंगे कि भाई तू टुकड़ा लो मैं अरब लूँगा। तो ये जो स्थिति है ये इतनी खतरनाक है, और इसी के चलते क्या कहते हैं विकास भी नहीं होता, क्योंकि सही आदमी चुन के आते नहीं। जो आते हैं वो यही देखते हैं कि पैसे वालों का किस तरह से क्या कहते हैं लाभ हो। तो 1 और 2% पीपल तो 99% पीपल की ज़रूरत है। अब आप सोचो छत्तीसगढ़ में 6.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन ये वो बिल्डर ये माफिया फाफिया ले लिए। तो गरीब की तो ज़मीन है, वो पैसा नहीं रख सकता। तो ऐसा है कि साहब जब तक छोटा आदमी इलेक्ट होके नहीं आएगा, वो छोटे आदमी का विकास का या हित का नहीं सोचेगा। बड़े आदमी आएंगे, वो बड़े उनको बड़े कारखाने बड़ी चीज़ें दिखेंगी, मगर 80% जो गांव में रहता है उसका विकास तो छोटे कामों से होगा, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं। इसलिए ऐसा है, स्वाभिमान से रहते हैं, घूमते फिरते हैं, सबको सलाह देते। बंगाल गवर्नमेंट भी सलाह लेती है, वहाँ जहाँ होता है मध्य प्रदेश भी, यहाँ भी। तो मेरा ज्ञान, मेरा अनुभव और ईमानदारी तो करता हूँ। आपको क्या कहते हैं लोगों को जितना भी कम बेसी। फिर तो 2 नौकर हैं हमारे पैलेस में, कहाँ कहाँ घूमेंगे। दूसरी चोरी हो चुकी है 2 बार। तो इसलिए हम लोग भाई देखिए आर्थिक स्थिति से तो वो नहीं है कि हम 15 नौकर रखें। अच्छा, आदमी आते हैं जाते हैं, चोरी होता है। जब आदमी देखता है तो उसको लगता है कि चोरी हो सकती है, उसी में चोरी हुई, इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं। अब आदमी भी नहीं है, कहाँ कौन देख तो रहे हो कि किस हालत में। मैं आता हूँ तो बिजली जलती है, नहीं तो कुछ नहीं है। अच्छा, ये पूछिए, ऐसा है मर्जर हुआ तो सब राजाओं ने, ज़्यादातर लोगों ने बहुत कम रकम दी। पिताजी ने 1-1 पाई दिया, 1 करोड़ 20 लाख रुपए दिया। और रविशंकर शुक्ल नहीं थे, कोई किसी ने कहा, हमारे फादर के भाई ने कि भाई थे चचेरे थे, कि आप काहे रुपया दे रहे हैं। तो एक शब्द उन्होंने कहा, पूत सपूत तो धन संचय काहे का, पूत तो कपूत तो धन संचय काहे का। तो
CPN बरार गवर्नमेंट को उन्होंने 1,20,00,000 रुपए दिया और एक शर्त रखी सरदार पटेल से भी कहा कि ये पैसा कोरिया में खर्चा होगा, विकास के लिए। कोरिया का पैसा है, कोरिया में खर्चा, मगर वो नहीं हुआ। हमने तो वसूल कर लिया, मंत्री बन के खूब पैसा। आप उसको सही समझिए गलत समझिए। उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या बजट था मालूम है? अभी वो शायद बोले थे, क्या नाम है, चिदम्बरम, 197 करोड़। सन 47 में 1 करोड़ कितना होता है? अच्छा, अब दूसरी बात बताऊं, हमारा हिस्सा 20 लाख होता, पिताजी देते। तो 4 भाई हैं, तो हम क्या करते, ब्याज में डाल देते और कम्बल ओढ़ के सोते। वो जो नहीं दिया वो हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान हुआ कि हमने संघर्ष किया और आगे बढ़े। और ये भी हुआ कि सब ने कहा इतना ईमानदार आदमी है, उसका फ़ायदा मिला मुझको। अच्छी छवि बनी, अच्छी छवि बनी। हाँ, बचपन हमारा बीता शिलोंग में, आसाम का। हम 5 साल के थे तब हम शिलोंग में पढ़े। 8 साल के हुए तो राजकुमार कॉलेज में पढ़े, ये रायपुर का। हमारा प्रिंसिपल अंग्रेज था मगर सब समाजवादी था। हम 11-12 साल के बच्चे थे। सरगुजा महाराज जो TS सिंह देव हैं ना, इनके फादर जो चीफ सेक्रेटरी थे और महाराजा भी थे वो, और ऐसे 3-4 लड़के हम लोग रायपुर सेंट्रल जेल जाते थे कैदियों को पढ़ाने। विश्वास होगा, 12 साल। अच्छा, उस वक़्त रायपुर सेंट्रल जेल से राजकुमार कॉलेज काफ़ी दूर था, अंधेरा हो जाता था, बस्ती थी। तो हम लोग संडे मॉर्निंग को उसकी वाइफ ले जाती थी गांव में दवाई बांटने। शाम को क्या कहते हैं, बगल में डंगनिया गांव था, इतवार को दवाई बांटते थे सुबह, शाम को तालाब खोदते थे। आज भी जो डंगनिया का तालाब है, राजकुमार कॉलेज के लड़के, स्टाफ और वो कर्मचारी सब मिलके हमने खोदा है। उसके बाद फिर हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अर्जुन सिंह, VP सिंह हमसे 1 साल जूनियर थे। अर्जुन सिंह के, VP सिंह के बड़े भाई जज साहब, वो हमारे साथ थे। एक सौतेले भाई थे संत बख्श सिंह, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो हमारे साथ थे। और चंद्रशेखर हमारा क्लास फेलो थे। हम लोगों ने RSS के खिलाफ वो किया था, खूब मार पड़ी थी। चंद्रशेखर की अंगली अभी भी है। तो रायपुर आए, मैं कहा भैया ये क्या, अरे यार उसी दिन की क्या कहते हैं, मैं हमारे को डंडे जो पड़े थे इन्होंने भी मारे। अब हम लोग तो भाग गए, ये तो भाई डंडा छीन के मारे। तो उस वक़्त क्या कहते हैं, आप समझ लीजिए कि सन 47 से 51 तक में था। और 2 दोस्त तो प्राइम मिनिस्टर हुए, चंद्रशेखर और VP सिंह। अर्जुन सिंह होते होते बच गए। जब नरसिम्हा राव हुए तो इनका भी नंबर 2 थे। अब किसी कारण से ये मुरली मनोहर मेरे 2-3 साल, और वो मेरे बड़े भाई के साथ थे, क्या नाम है, नारायण दत्त तिवारी। और भी बहुत सारे जो पॉलिटिशियन हुए उस वक्त। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का IAS और पॉलिटिशियन दोनों इंडिया में टॉप थे। और मैं यूनिवर्सिटी का वाइस प्रेसिडेंट था। प्रेसिडेंट भी हो जाता मगर वो MSc का लास्ट ईयर था, उसके बाद छोड़ दिया, नहीं तो अगले साल मैं प्रेसिडेंट भी हो जाता। उस वक़्त इंदिरा जी वगैरह से खूब मुलाकात होती थी। हम लोग उनको इलाहाबाद बुलाते भी थे, पंडित नेहरू भी आते थे, शेख अब्दुल्ला। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो इलाहाबाद वॉज ए पॉलिटिकल सेंटर के सब आते थे। और यूनिवर्सिटी का जो ये क्या कहते हैं, ये स्टूडेंट्स यूनियन, इट वॉज ए मेजर। हम लोग जाते थे लखनऊ, तो वल्लभ भाई पंत थे, वल्लभ भाई नहीं, क्या पंत साहब थे, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ऐसे मिल लेते शास्त्री जी से खूब। तो बचपन का जो एक्सपीरियंस था इलाहाबाद का, वो काम तो आया। हमारे बताया ना कि अब 2 प्राइम मिनिस्टर बने, एक क्या कहते रह गए। अच्छा, संत VP सिंह के एक सौतेले भाई थे संत बख्श, वो 10 साल MP थे। ये क्या कहते हैं, पार्लियामेंट में जो फॉरेन अफेयर्स का था वही शुरू करते थे। अब वो VP सिंह तो जूनियर थे,
तो भाई बहुत आगे बढ़ गया यूनिवर्सिटी में। और तो वहाँ फिर कलकत्ता गया, तो कलकत्ता में यूनिवर्सिटी में भी था, 1 साल पढ़ा, फिर छोड़ दिया। वहाँ हमारे साथ ये थे, क्या नाम है, स्पीकर जो थे ना, शोभनाथ चटर्जी, ये हम लोग एक ही क्लास में थे। फिर हमारे वकील भी बने। और कब कम्युनिस्ट पार्टी में था, कम्युनिस्ट पार्टी ने खूब घुमाया हमको, ईस्टर्न यूरोप, रशिया, क्या कहते हैं, चाइना। और फिर आया तो मैंने एक किताब लिखी कम्युनिज्म पे, तो पार्टी से निकाल दिए किताब। मैंने लिखा कि कम्युनिज्म में कुछ नहीं रखा, ये कम्युनिज्म है मिथ, तो निकाल दिया, निकालना हो गया। सब पार्टी घूम आए। यहाँ संवित सरकार थी, उसमें गोविंद नारायण सिंह का मैं मंत्री था। वो खींच लो मेरा, 18 विभाग थे, खींचो। हाँ, वो ज़्यादा नहीं, 4-5 महीना तक। और मैं 9 महीना हुआ था MLA बने कलकत्ता दिए, तो मतलब विश्वास था तब तो दिए। खूब काम किया साहब, 9 महीना सबकी पॉलिसी बनाया, सब ठाठ से घूमते थे पूरा मध्य प्रदेश। एक हवाई जहाज, 3 मंत्री थे केवल, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मैं, ज़्यादा नहीं, 4-5 महीने। तो ऐसा है कोई चीज़ की वो मगर भगवान की कृपा से कभी कोई उंगली नहीं उठाया। इस बात की खुशी है आपको? बहुत खुशी है साहब, कोई मजाक थोड़ी होता है कि साहब इतना लंबा राजनीतिक कैरियर में कोई उंगली नहीं उठाए। अबे गलती भी तो हो सकती है, भगवान की कृपा है। वो क्या कहते हैं कि इतना के बाद यहाँ भी एक्साइज मिनिस्टर था साला, कि एक्साइज तो क्या है वो कहने की जरूरत। फादर वो इंटरनेशनल रेप्यूट के फोटोग्राफर भी थे, सिनेमाटोग्राफी भी। बड़े भाई इंटरनेशनल फोटोग्राफर, गोल्ड मेडल। भतीजा भी मेरा, मैं भी फोटोग्राफी करता था। वो लोग सब वाइल्ड लाइफ वाले थे, हम ग्लैमर फोटोग्राफर। आप समझो कि लेडीज़ का, फिल्म एक्ट्रेसेस का, इसका ग्लैमर। कलकत्ता में रहा तो मैंने किया, 3 साल मैं उनके साथ था, सत्यजीत रे के साथ। उनको को चिरमिरी भी लाया। एक मैंने कहा चलिए, चिरमिरी में उनका वो एक पिक्चर का करीब 20-25 मिनट का शूटिंग किए थे। और सन 80 में, सन 80 का था, सन 50 में मैंने नरगिस की फ़ोटो खींची थी। नरगिस का कहना था, सुनील दत्त का, वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स टेकन। ये बंगाल में सुचित्रा सेन थे। इसी तरह से और बहुत मैंने फ़ोटो जो खींची, तो कुछ लोग उनमें से एक्ट्रेस भी बन गए। और ग्लैमर में इंडिया में वन ऑफ द में मानते थे लोग। मुंबई से आते थे लेडीज फ़ोटो खिंचाने कलकत्ता। फोटोग्राफी के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं घटी। ये ज़रूर है कि मैंने खुद एक बंगाली पिक्चर बनाई थी, चला चल। 75 उस वक्त तो सस्ते में बनी थी, घाटा हुआ था। हिंदी में वो किसी और ने बनाई, वो सुपर हिट थी, सफ़र। क्या कहते हैं, एक फिर ये पॉलिटिक्स में आया तब ये ग्लैमर फोटोग्राफी। मगर आज भी जिसका मैं फ़ोटो खींचता हूँ उससे ये कहता हूँ, भगवान चाहा तो ये जीवन का आपका सबसे अच्छा फ़ोटो होगा। और बहुत लोगों ने कहा साहब ऐसा फ़ोटो, तो फोटोग्राफी है, करता हूँ, मगर अब शायद लिमिटेड वे में। और पोर्ट्रेट और ग्लैमर कलकत्ते में बहुत खींचा साहब। 2-3 हमारे जिनकी फ़ोटो खींचा, अच्छे अच्छे हीरोइन बन गए। मगर वही लोग पूछते हैं कि आप, अच्छा अभी मैंने 5 साल से साड़ी डिज़ाइनिंग की है। तो चंद्रपुर एक इलाका है, वहाँ का वीवर इंडिया में वन ऑफ द टॉप में है। तो उनका साड़ी तो सब होता था, डिज़ाइन और कलर नहीं मिलता था। तो 6-7 साल से कर रहा हूँ। तो मेरी डिज़ाइन अब बम्बई, कलकत्ता, क्या कहते हैं, दिल्ली, साउथ खूब चलने लगी। और हर 3-4 महीने में उनसे कहता हूँ कि डिज़ाइन बदल दो। ज़माना बदल गया कि पुराना जो डिज़ाइन था वो चलेगा। तो कलर कॉम्बिनेशन आज भी रायपुर में वो दुकान है, ये योगिता, तो उसने तो वो कहता है वो कि चंद्रपुर का नक्शा बदल गया। पहले हम लोग साड़ी बेच नहीं पाते थे, अब जो लूम पे है साड़ी
वो बिक जाती है, ऑर्डर मिलते हैं। और क्या एक आदमी को चाहिए साहब, दूसरों का विकास हो, अपना विकास तो साथ सभी करते हैं इससे। तो अब फोटोग्राफर इज़ एन आर्टिस्ट, जो आर्टिस्ट होता है वो सब लाइन में उसकी, तो ये मैंने क्या कहते हैं डिज़ाइनिंग के लिए। तो आज बस इतना ही, नमस्कार। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए।